अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर IS-21 में आगे बढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों में फ़र्क पता होना चाहिए कि मॉनेटरी आइटम कौन सा होता है और सर नॉन मॉनेटरी आइटम कौन सा होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स। अच्छा, जब मैं IS-21 खोलता हूँ और मॉनेटरी आइटम्स की डेफिनेशन देखता हूँ तो वो कहता है ये है कि भाई मॉनेटरी आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है और जो कि रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं। अगेन रिपीट करता हूँ, दो चीज़ें हमने भेजे में फिक्स कीजिएगा। मैं पहली चीज़ क्या कह रहा हूँ कि जिसके यूनिट्स फिक्स होते हैं, जिसकी अमाउंट फिक्स होती है और वो रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं। रीड करिएगा, बोलते हैं मॉनेटरी आइटम्स ऐसे एसेट और लायबिलिटीज होते हैं, सही है, दैट हैव अ फिक्स वैल्यू। वैल्यू फिक्स है, चाहे आप उसको एसेट कहो या लायबिलिटी कहो। सर मैं आपको सिंपल जबान में बताता हूँ, सिंपल जबान में बताता हूँ। पर पहले दो चीज़ें समझें। पहली चीज़ क्या थी, उसकी वैल्यू फिक्स होगी। दूसरी चीज क्या होगी, रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। आगे सुनिएगा, मैंने ये कहा आपको, फोकस होकर समझना है आपने। मैंने ये कहा आपको भाई, अगर मैं मॉनेटरी आइटम की एग्जांपल लूं तो आपने अब तक मेरे साथ उसकी कुछ एग्जांपल्स की हुई भी हैं। आज हम उसको सिर्फ उसकी डेफिनेशन से कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा सर मैंने एक बंदे को $25,000 की सेल की। क्या की? $25,000 की सेल की। अच्छा, जब मैंने बच्चों $25,000 की सेल की तो दीज $25,000 आर फिक्स, दिस वैल्यू इज फिक्स्ड। अब मैं ये नहीं कह सकता फ्यूचर में, सुनिएगा बहुत फोकस के साथ, मैं ये नहीं कह सकता फ्यूचर में कि ये $25,000 इंक्रीज होंगे। डॉलर बोल रहा हूँ, डॉलर इंक्रीज नहीं होंगे। हाँ, डॉलर एक्सचेंज रेट की वजह से पीकेआर में मुझे फायदा देके जा सकते हैं, पीकेआर की टर्म्स में मुझे फायदा देके जा सकते हैं, पर मैं कह रहा हूं उसकी वैल्यू सेल्फ फिक्स है, $25,000। सिर्फ मुझे यही मिलना है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैं कह रहा हूं वो फिक्स वैल्यू है। और सर रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश, यस सर बिल्कुल इट इज रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश। अब जरा बात समझिएगा सर, मुझे एक बात बताएं, मैंने एक एग्जांपल आपको ये कराई थी, आपने जिसमें मुझसे सीखा था कि सर आपने एक इन्वेंट्री परचेज की एग्जांपल ले लें, $25,000 की आपने इन्वेंट्री परचेज की, तो आपका एक पेबल आ गया होगा, एक लाइबिलिटी आ गई होगी। पर मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, दिस लाइबिलिटी इज फिक्स नाउ। और वो $25,000 से आप एक रुपया भी ऊपर पे नहीं करेंगे, फिक्स वैल्यू है, वो चेंज नहीं होगी। एंड दिस इज रेडली पेएबल इनटू कैश, वो आप रेडली पे करेंगे उसको। आई होप दिस इज क्लियर। तीसरी चीज, आपके पास सर ना रिसीवेबल है ना पेएबल है, आपके पास इटसेल्फ डॉलर मौजूद है। आपने डॉलर लेके अपने पास खरीद के रखे हुए हैं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई अगर मेरे पास आज $25,000 यहां पड़े हुए हैं, तो ऐसे थोड़ी ना कि कल दराज खोलूंगा तो ये डबल हो जाएंगे या बच्चे दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना। सर वो फिक्स वैल्यू के हैं, वो चेंज नहीं होंगे। तो पहली शर्त मॉनेटरी आइटम्स की क्या है कि दे आर ऑफ फिक्स वैल्यू, दे आर ऑफ फिक्स वैल्यू, वो चेंज नहीं होते। और सर दूसरी चीज, दे आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश। हाँ सर, फिक्स वैल्यू का मतलब ये कि डॉलर वैल्यू उसकी फिक्स है, बट हाँ इट कैन गिव यू अ बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट एंड इट कैन गिव यू लॉस इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट। तो वो हमने सीखा हुआ है कि स्पॉट पे कन्वर्ट करना, ये सारी चीजें। आई होप ये आपको भेजे में फिक्स हो गई होगी बात। दूसरी एग्जांपल पे लेके चलता हूँ, और फिर एक और चीज आगे जाने से पहले, सर आपकी परचेजिंग पावर पे इंपैक्ट आ सकता है ड्यू टू इन्फ्लेशन, वो एक अलग बात है, वो इसको केटर नहीं करता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, परचेजिंग पावर पे आपकी इंपैक्ट आ सकता है, वो एक अलग चीज है। सर ये परचेजिंग पावर वाली बातें क्यों बता रहे हैं भाई, अगर आपसे वो एमसीक्यूज में कुछ पूछ ले तो यू आर मतलब यू शुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो सर मॉनेटरी आइटम क्या है भाई, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, चाहे वो एसेट हो या लाइबिलिटी हो, फिक्स वैल्यू एंड रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो। आई होप दिस इज क्लियर। अब सर दूसरी साइड पे आ जाएं, नॉन मॉनेटरी। सर नॉन मॉनेटरी का मतलब यह है कि दे आर नॉट ऑफ फिक्स वैल्यू। रीड कर लेते हैं, अ नॉन मॉनेटरी आइटम इज सब्जेक्ट टू अ चेंज इन वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। वो क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल दे दें सर, पीपी। मैं अगर ये आपसे बात कहूँ मैंने पीपी खरीद के रखा आज, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि पीपी की वैल्यू फिक्स है या वो चेंज होगी? सर चेंज होगी, मार्केट डायनेमिक्स के हिसाब से चेंज होगी, वियर एंड टीयर की वजह से चेंज होगी। तो सर दे आर नॉट ऑफ फिक्स वैल्यू। इन्वेंट्री, आज आपने इन्वेंट्री खरीद के रखी, तो आप तो बोलेंगे सर इन्वेंट्री तो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। नहीं भाई, ऑब्सोलीट हो सकती है, फिक्स वैल्यू तो नहीं है, ऑब्सोलीट हो सकती है। पहले तो आप बात समझ आ रही है। तो वो कहता है बाय डिफॉल्ट देखो उसकी वैल्यू फिक्स है या नहीं है।
तो आपने जो मेरे साथ सवालात किए थे उसमें जो इन्वेंट्री खरीद के आए थे, दैट इन्वेंट्री इज नॉन मॉनेटरी, दैट इन्वेंट्री इज नॉन मॉनेटरी। हो सकता है ना बिके, हो सकता है ना बिके। तो सर हो सकता है ना बिके क्योंकि देखो ना, पहले तो इन्वेंट्री रिसीवेबल में जाएगी अगर उधार पे बेचोगे, सही है जी। तो समझने की बात यह कि इन्वेंट्री को बेचने से जो रिसीवेबल आएगा, इन्वेंट्री को बेचने से चलो कैश आएगा, वो कैश और वो रिसीवेबल मॉनेटरी एसेट्स हैं, वो इन्वेंट्री इटसेल्फ नॉन मॉनेटरी है। सर बायोलॉजिकल एसेट्स, बायोलॉजिकल एसेट्स की एग्जांपल लें भाई, आज आपने खरीदा तो क्या उसकी वैल्यू सेम रहेगी? नहीं। तो आपने फर्क रखना है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी में, फर्क है किस चीज का? फिक्स डिटरमाइनेबल वैल्यू का। तो मैं इसलिए तो इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं ताकि ये लॉजिकली आपके दिमाग में, आपके भेजे में फिक्स हो जाए कि सर आपके मॉनेटरी आइटम्स कौन से होते हैं? रिसीवेबल, पेएबल, कैश, दैट्स इट। रिसीवेबल, पेएबल, कैश, दैट्स इट। आगे सुनिएगा, एक और बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, मजा आ जाएगा आपको, सुनिएगा। मैंने ये कहा, सुनिएगा, मैंने ये कहा IFRS 9 पे लेके आता हूं चलो, क्योंकि मुझे तो आगे कनेक्ट करना है ना। मैंने किसी लेट से कंपनी के शेयर्स खरीदे, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे। अब लेट से मैं कह रहा हूं जिस कंपनी के मैंने शेयर्स परचेज किए हैं, बड़ा फोकस होकर सुनिएगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने XYZ कंपनी के शेयर्स परचेज किए और वो बाहर की कंपनी है, और उसके मैंने लेट से, अगर मैं कहूं भाई मैंने 500 शेयर्स परचेज किए, यहां पे लिखता हूं 500 शेयर्स, ठीक है जी। और मैंने कहा उसका एक शेयर, पर शेयर की वैल्यू जो है वो है $15। तो मैंने कहा $15 है, तो सर मैंने कहा 500 इंटू 15 कितना आ गया? सर मैंने कहा कि भाई अगर एक शेयर $15 का है तो मेरे 500 शेयर्स कितने हो गए? 7,500। यहाँ पे सर, यहाँ पे डॉलर का साइन भी डाल देते हैं ताकि आपको ये सुंदर लगे। ये रहा जी, ये रहा जी। अब आपको लग रहा है कि भाई ये 7,500 है, पर सर दिस इज नॉट अ फिक्स वैल्यू। लेट मी टेल यू हाउ, सुनिएगा, समझिएगा, यही तो फर्क है ताकि बच्चों को ये ग्रिप में ही नहीं आती चीज। सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि सर शेयर्स की वैल्यू तो ऊपर नीचे होगी ना, सर रिसीवेबल की भी तो होती है भाई, यही तो फर्क है। अपने दिमाग में ये चीज डालो, ये फिक्स करो, थोड़ा सा फर्क है। वहां पे एक्सचेंज रेट की वजह से होती है, यहाँ पे मैं सिर्फ डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, डॉलर भी ऊपर नीचे जाएगा ना। देखो डॉलर के ऊपर नीचे जाना और डॉलर वैल्यू के ऊपर नीचे जाने में फर्क है। वहां पे मेरे $25,000 फिक्स हैं, यहां पे मैं कह सकता हूं कि मेरे एक शेयर की वैल्यू, लेट से फेयर वैल्यू सब्सिक्वेंटली हो गई सर $18। फेयर वैल्यू क्या हो गई सर? $18 हो गई। तो मैं ये कहूंगा कि भाई मेरे पास अब ये कुल मिला के, इसको जरा मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूं, मैंने कहा सर ये 18, तो सर ये तो $9,000 हो गया सर। तो मैं क्या कह सकता हूं? दिस इज नॉट ऑफ फिक्स वैल्यू। वैल्यू चेंज हो रही है, ऊपर डेफिनेशन है ना, नॉन मॉनेटरी आइटम इज सब्जेक्ट टू अ चेंज इन वैल्यू। तो सर किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना भी तो आपने भेजे में क्यों नहीं बिठाते? ये बात, उसकी वैल्यू चेंज होगी। क्योंकि अगर आपने बाहर की कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो खुदा के वास्ते इस बात को अपने भेजे में बिठाओ कि बाहर की कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो उसकी पर शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी, तो वो डॉलर आपके फिक्स नहीं है। पर जबकि आप सेल करते हैं उससे जो रिसीवेबल आता है या कैश आता है, दैट डॉलर्स आर फिक्स। अगर वो डॉलर फिक्स हैं और आपको उस पर एक्सचेंज गेन या लॉस का फायदा होता है तो उसके यूनिट्स फिक्स हैं, बस इस चीज को आपने भेजे में फिक्स करना है। यूनिट्स फिक्स हैं। अब एक्सचेंज गेन या लॉस जो है वो तो ऐसी बात है, मार्केट टर्म्स है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, वो तो अपने हिसाब से चेंज होंगे। और एक और चीज, परचेजिंग पावर का इंपैक्ट भी अगर आता है तो जाहिर सी बात है आपकी परचेजिंग पावर ऊपर नीचे होगी, बट दैट डजंट इंपैक्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी आइटम्स। तो सर आई होप आपको एक बेसिक फर्क समझ आया होगा, डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स। मैंने जानबूझ के इस पर टाइम लगा रहा हूं ताकि ये क्लैरिटी से आपके भेजे में फिक्स हो जाए। क्लियर है जी? तो सर मैं क्या कहूंगा, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए तो बच्चा तो बोलेगा इट इज रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। यस, आई एम आल्सो सेइंग दैट इट इज रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, बट दैट इज नॉट अ फिक्स वैल्यू। यहां से वो आउट हो जाता है। बात क्लियर है जानी? तो बहुत फोकस होकर आपने ये बात समझनी है कि सर फिक्स वैल्यू और एक आपकी चेंज इन वैल्यू में फर्क है। तो सर यहाँ से डिटरमाइन होती है ये चीज़। मैं इसको ज़रा यहाँ पे आपके लिए समराइज भी करके यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, क्योंकि जब ये पीडीएफ दूंगा तो आपके ये समझने के लिए बड़ा आसानी होगी कि भाई ये डिफरेंस है। चलें जी, ये हो गया भाई, हमने देखिए कि दिस इज नॉट अ फिक्स वैल्यू। अच्छा जी, अब आज के बाद मैं आपसे पूछूं कि सर IAS 21 में आप किन किन एसेट्स की बात करेंगे, लाइबिलिटीज की बात करेंगे? सर आप बोलेंगे एक तो मेरे पास
कुछ मॉनेटरी आइटम्स होते हैं, कुछ नॉन मॉनेटरी आइटम्स होते हैं। सर मॉनेटरी आइटम्स कौन से होते हैं? वो आइटम्स जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसके यूनिट्स फिक्स होते हैं। सर एक्सचेंज रेट इंपैक्ट करेगा, डेफिनेटली उसको इंपैक्ट करेगा, पर उसके यूनिट्स फिक्स हैं। और सर जब मैं नॉन मॉनेटरी आइटम्स की बात करता हूं, उनकी वैल्यू टेंड टू चेंज, उसके यूनिट्स फिक्स नहीं है। बात क्लियर है? सर अब तक मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं सिखाई, अब तक मैंने आपको इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं सिखाई। अच्छा, जब मैंने अब तक आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं सिखाई, तो सर अब उसकी बात कर लेते हैं। इसको मैं साइड में ले जाता हूं, इसको भी सही कर लेते हैं, और सर ऑल टुगेदर हम इसको भी सही कर लेते हैं। अच्छा भाई, अब बात कर लेते हैं सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की ऑल टुगेदर। चलें जी, इधर आपको आपका IS 21 ये कहता है कि जब भी, ये बड़ी अहम बात है बच्चों, ये बहुत ही अहम बात है जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अच्छा जी, हम फॉर्मेट में आ गए, हमने इसको ये कर दिया ताकि आपके लिए एक समरी बन जाए और फिर आप इसको कॉपी करें। तो वो कहता ही ये है कि वेन एवर एक्सचेंज गेन लॉस arises on monetary items, it will be parked in P&L। सर ये तो हो गई आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की समरी। वो क्या कह रहा है कि भाई जब भी एक्सचेंज गेन या लॉस आएगा मॉनेटरी आइटम्स के ऊपर, प्लीज सुनिएगा, जब भी एक्सचेंज गेन या लॉस आएगा किसके ऊपर? मॉनेटरी आइटम्स के ऊपर, वो सीधा P&L में जाएगा। आपने मेरे साथ सवाल किए पीछे, जिस पे रिसीवेबल्स पे अगर आपको फायदा हो रहा था तो भी P&L, लॉस हो रहा था तो भी P&L। सर ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि ये फिक्स यूनिट्स है, इसमें आप कोई मैनिपुलेशन कर ही नहीं सकते, कोई मैनिपुलेशन कर ही नहीं सकते, सीधा सीधा हिसाब किताब है। यहाँ पे कोई अकाउंटिंग पॉलिसी ऑल टुगेदर अलग से है ही नहीं इनके लिए। तो इसलिए कहा गया कि भाई अगर आपके मॉनेटरी आइटम्स हैं, मॉनेटरी आइटम्स हैं, तो दैट मॉनेटरी आइटम्स का एक्सचेंज गेन या लॉस सीधा सीधा P&L में चला जाएगा। दैट्स इट, कहानी वहां पे हो जाएगी खत्म। ये सर हमने यहाँ पे सीख लिया। अच्छा भाई, अब यहाँ पे आते हैं, इसको मैं आपको समझा दूं हल्का सा। यहां पर वो ये कहता है, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, फॉर नॉन मॉनेटरी आइटम्स exchange gain will be taken to the place where fair value gain loss of that monetary asset। प्लीज बहुत फोकस होकर समझिएगा, ये बड़ी क्रिटिकल बात है। वो कहता है फॉर नॉन मॉनेटरी आइटम्स एक्सचेंज गेन या लॉस, यहां पे लॉस भी लिख लेते हैं ताकि पूरा हो जाए हिसाब किताब। एक्सचेंज गेन या लॉस will be taken to the place where fair value of fair value gain loss of that monetary asset is taken। अच्छा, अब सर ये बात आपके थोड़ा सा बाउंस हो गई होगी, इसको मुझे क्लियर करना और बहुत ही आपको बेसिक लेवल पे आके आपके दिमाग में फिक्स करनी है ये बात, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज है इस पूरे IAS की। पहले टेक्निकलिटी ये है कि भाई मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी में फर्क करो, और जब एक बार उसमें फर्क कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने ये करना है कि भाई आपने गेन और लॉस की अकाउंटिंग करनी है। सही है जी। अच्छा भाई, अब हम बात कर लेते हैं इसकी समरी की। मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे? फॉर नॉन मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स की बात कर रहा हूं अभी। सबसे पहले बहुत सुकून होकर समझिएगा, फॉर नॉन मॉनेटरी आइटम्स, लेट से मैं सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूं पीपीई की। सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूं किसकी? पीपीई की। पीपीई का फेयर वैल्यू गेन या लॉस कहां जाता है? सर आपका जवाब आएगा ओसीआई में, आपका जवाब आएगा ओसीआई में। तो मुझे एक बात बताओ, जब पीपीई का फेयर वैल्यू का गेन ओसीआई में जाता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर, तो आप मुझे एक बात बताएं, जब फेयर वैल्यू गेन ओसीआई में जाता है उसका, तो उसका एक्सचेंज गेन लॉस भी आप कहां लेके जाएंगे? ओसीआई में। उसका एक्सचेंज गेन लॉस भी कहां लेके जाएंगे? ओसीआई में, ताकि कोई मिसमैच ना हो, ताकि कोई मिसमैच ना हो। अब मुझे एक बात बताओ, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। आपने एक पीपी खरीदा हुआ है, पीपी खरीदा हुआ है, सही है जी, और आपने पाकिस्तान के बाहर खरीदा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, उसकी कोई फेयर वैल्यू का चेंज आएगा तो आप उसको डेफिनेटली फेयर वैल्यू को चेंज को कहाँ लेके जा रहे होगे? सर ओसीआई में लेके जा रहे होगे। क्यों? क्योंकि अगर एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो उसका गेन कहाँ जाता है? ओसीआई में। तो वो ये कह रहा है कि भाई जब उसका गेन ओसीआई में जा रहा है तो खुदा के वास्ते उसके ऊपर आने वाला एक्सचेंज गेन लॉस भी कहाँ लेके जाना?
OCI में. दिस रूल इज अप्लाइड फॉर नॉन मॉनेटरी एसेट्स. वापस से रीड कर रहा हूं, सुकून से समझिएगा. बोल रहा है फॉर नॉन मॉनेटरी एसेट्स यानी नॉन मॉनेटरी आइटम्स. सही जी, ये फॉर नॉन मॉनेटरी आइटम्स एक्सचेंज गेन या लॉस विल बी टेकन टू द प्लेस. उस जगह लेके जाना जहां पर फेयर वैल्यू गेन या लॉस ऑफ दैट मॉनेटरी एसेट इज टेकन. अब बात समझ आई. यानी आप इसके एक्सचेंज गेन का पैरामीटर सेट करेंगे, उस एसेट की फेयर वैल्यू का चेंज आ जाता है. एक और एग्जांपल दें सर. मैंने कहा अगर आपने शेयर्स को, मैं बात कर रहा हूं शेयर्स की, आपने बाहर शेयर्स खरीदे हुए पाकिस्तान के बाहर, आपका एक $15 का शेयर $18 का हो गया और आपकी पॉलिसी है फेयर वैल्यू थ्रू OCI. अकाउंटिंग अभी नहीं सीखे, आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट अकाउंटिंग, अभी हमें कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना है. तो मैंने ये कहा कि अगर आपने अपने उस नॉन मॉनेटरी एसेट को फेयर वैल्यू थ्रू OCI पर रखा हुआ है तो फेयर वैल्यू का गेन कहाँ लेके जाओगे जानी. सर जवाब आता है OCI में. तो मैं कह रहा हूँ अगर उसके ऊपर एक्सचेंज गेन आएगा तो वो भी कहाँ जाएगा सर OCI में. वो बोल ये रहा है कि भाई यू नीड टू डिटरमाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सचेंज गेन लॉस बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ फेयर वैल्यू गेन लॉस ऑन दैट मॉनेटरी एसेट. ये फर्क है ताकि कोई मिसमैच ना हो. बात समझ आती है. आगे सुनो. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है. तो अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बच्चों अगर आप गेन या लॉस अगर फेयर वैल्यू पे है, आप कहाँ लेके जाते हो सर PNL में. तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ अगर उसके ऊपर कोई एक्सचेंज गेन लॉस आएगा वो कहाँ जाएगा PNL में. सर पांचवी चौथी एग्जाम्पल दें. भाई मैंने ये कहा कि अगर आप बायोलॉजिकल एसेट की बात करें तो बायोलॉजिकल एसेट का तुम मानते हो ना नॉन मॉनेटरी. यस सर नॉन मॉनेटरी है, वैल्यू टेंड्स टू चेंज. तो मुझे एक बात बताओ, जब वो नॉन मॉनेटरी एसेट का फेयर वैल्यू गेन, आई एम टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल एसेट्स, तो बायोलॉजिकल एसेट का फेयर वैल्यू गेन तुम कहाँ लेके जाते हो सर PNL में. तो मुझे एक बात बताओ फिर उसका एक्सचेंज गेन भी कहाँ लेके जाओगे PNL में. सर अगेन रीड कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाओ. सर यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर नॉन मॉनेटरी आइटम्स exchange gain or loss will be taken to the place exchange gain or loss will be taken to the place where fair value gain or loss of the monetary asset is taken. जहां उसका फेयर वैल्यू का गेन या लॉस जाएगा. बात आती है समझ. तो सर यहां पर अगर मैं आपके लिए समरी बनाऊं तो ये शेयर्स इफ फेयर वैल्यू थ्रू OCI. सही है जी. अच्छा भाई, देन फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस कहाँ जाएगा सर, आप लोगों ने बताना है सर OCI. अच्छा इफ शेयर्स फेयर वैल्यू थ्रू PNL, एक समरी बन जाएगी हमारी. देन सर ये भी कहाँ जाएगा PNL. क्लासिफिकेशन विल बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू कि उस नॉन मॉनेटरी एसेट का फेयर वैल्यू गेन लॉस कहाँ जा रहा है. अच्छा भाई आगे फिर हमने ये कहा सर यहां पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कोई शक नहीं है इसमें फेयर वैल्यू गेन लॉस सीधा PNL. सर बायोलॉजिकल एसेट्स सही जी, फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस कहाँ जाएगा PNL. सर PP, सर फेयर वैल्यू एक्सचेंज गेन लॉस कहाँ जाएगा सर OCI. दिस इज द समरी फॉर यू. आपने उसको भेजे में क्लियर करके फिक्स कर लेना अपने पास. बात समझ आती है. अच्छा अब एक बड़ी बेहतरीन बात समझाता हूं तुम्हें, सुनना. भाई मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपने, सही है एग्जाम्पल, सही है एक एक एग्जाम्पल है टू मेक यू अंडरस्टैंड ना, ताकि ये बस ये पिकल हो जाएगा यहाँ पे एग्जाम्पल, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. फिर हम इसको एक एक करके कनेक्ट करेंगे कि कैसे अकाउंटिंग करनी है इसकी. सुनिएगा मैंने कहा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक. मैंने कहा आपने एक PP परचेज किया, इसको ऊपर कर लेते हैं वरना मैं आ रहा वीडियो में. PP परचेज, इसको हम यहाँ उठा के ले जाते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए. अच्छा भाई PP परचेज एट अ प्राइस ऑफ $3,000. सही है जी. प्लीज सुनिएगा. कंपनीज पॉलिसी इज टू कीप PP एट कॉस्ट, कॉस्ट पे रखती है. अच्छा जिस दिन मैंने परचेज किया उस दिन 1 PKR इक्वल्स टू, 1 PKR बोला हूँ, $1 इक्वल्स टू 220 PKR. सही है जी. अच्छा अब मैंने क्या किया होगा सर,
मैं यहाँ पे एक एंट्री बना लेता हूँ ताकि आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाए मेरे साथ। मैंने कहा तो यहाँ पे आ गया डेबिट, यहाँ पे आ गया क्रेडिट। अच्छा जी सर, हमने कहा कि भाई यहाँ पर आ गए मेरे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ एंट्री। सर मैंने क्या एंट्री बनाई होगी? सर मैंने एंट्री बनाई होगी पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा भाई कितने से सर? मैंने सर किया ये होगा कि $3000 को 220 से मल्टीप्लाई किया होगा और इतने पे इसको रिकग्नाइज किया होगा, 6,60,000 जो आ रहा है इसका। सही है, 6,60,000 मैंने इसको रिकग्नाइज कर लिया होगा, ऐसा ही है भाई। अच्छा भाई सर इसके बाद मैंने कहा सर मैंने कैश को भी इतने से निकाल दिया होगा जी सर। दिस इज पी के आ रहा है, पाकिस्तानी रुपीज़ में मैंने उसको रिकॉर्ड किया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, रिमाइंड कराता चलूँ कि सर ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, दिस अमाउंट इज कॉस्ट ऑफ एसेट। और मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, मैं इसको इस पे ही रख रहा हूँ। तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली सही है, इसकी फेयर वैल्यू, इसकी फेयर वैल्यू अज्यूम कर रहा हूँ, इसकी फेयर वैल्यू 3-4 हज़ार डॉलर भी हो जाती है। सही है, लेट से तो $4,000 भी हो जाती है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं $3,000 से $4,000 पे जाऊंगा? नहीं। तो मुझे एक बात बताओ सर, जब मैं $3,000 से $4,000 पे नहीं जाऊंगा, यहाँ पे देखिएगा, जब यहाँ से यहाँ पे नहीं जाऊंगा तो मेरे लिए एक्सचेंज गेन रेलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपने एसेट को फेयर वैल्यू पे रखा हुआ ही नहीं है, यानी ये वैल्यू लॉक हो जाएगी। यहाँ पे दूसरी चीज़ भी लिख देता हूँ सर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? लॉक हो जाएगी। ये बड़ा एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे। सर वैल्यू इज लॉक्ड, इट विल ओनली डेप्रिशिएट। इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा भाई। मैंने ये कहा कि आपने एक पीपी खरीदा, कोई आपसे पूछेगा कितने का, आप बोलेंगे 6,60,000 का। अच्छा मैंने कहा कि भाई उसकी डॉलर वैल्यू कितनी हो गई है? $4,000। तो भाई आप बोलेंगे जब मैं $4,000 पे जा ही नहीं रहा तो मैं कन्वर्ट किसको करूं? तो यहाँ पे एक्सचेंज गेन लॉस एप्लीकेबल ही नहीं है, यहाँ पे एक्सचेंज गेन लॉस एप्लीकेबल ही नहीं है, यानी IS-21 अप्लाई नहीं होगा। बात समझ आ रही है? देखो ऊपर जो मैंने बातें कही ना, यहाँ पर ये तब अप्लाई होगा IS-21 यहाँ पे नॉन मॉनेटरी एसेट के केस में, जब आपने नॉन मॉनेटरी आइटम्स को किस पे रखा हुआ? फेयर वैल्यू पे। अब अज्यूम करो ये नॉन डेप्रिशिएबल, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है और तुम अपने एसेट को $3,000 से $4,000 पे लेके जाते तो तुम्हें $1,000 का फेयर वैल्यू गेन आता है। यस, तो अब तुम इसको कन्वर्ट करते ना, तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि भाई जब तुम कन्वर्ट करते तो IS-21 आता, तो फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस आता ना। मैं कह रहा हूं जब तुमने रखा हुआ कॉस्ट पे है तो वो तो वैल्यू लॉक हो चुकी है, ये सिर्फ डेप्रिशिएट होगी, बट इसका ₹1 भी फेयर वैल्यू गेन के लिए मॉनिटर नहीं होगा। यानी सर एक बात को कंक्लूड करें, आपके नॉन मॉनेटरी एसेट्स फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस के लिए तब मॉनिटर होंगे जब आप उसको किस पे रखेंगे? फेयर वैल्यू पे। अदरवाइज कॉस्ट पे रखा तो आपने जो उस वक्त पैसे पे किए वहां कहानी खत्म हो गई ना, अब उसकी वैल्यू आसमानों को छू जाए, IS-21 अप्लाई नहीं होना, क्योंकि आपने कभी उसको रीवैल्यू नहीं करना, तो रीवैल्यू नहीं करोगे तो कन्वर्ट भी नहीं होगा। पहले तो अब बात समझ आ रही है? तो सर यानी एक समरी क्या है, नॉन मॉनेटरी एसेट्स के केस में भी IS-21 तब आएगा जब मैं ये कहूँ सिंपली कि भाई वो नॉन मॉनेटरी एसेट किस पे रखा हुआ है? फेयर वैल्यू पे। एक और एग्जांपल देता हूँ भाई, आपने सिंपली क्या किया, एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने सिंपली क्या किया, आपने एक बड़ी अहम चीज़ की, आपने एक अहम चीज़ ही की, आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी पाकिस्तान के बाहर। सही है जी, और आपने कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मैं कॉस्ट पे रखूंगा। तो भाई एक बार कॉस्ट पे रख ली, उसको उस बार कन्वर्ट कर लिया, दैट्स इट, वहां पे वैल्यू लॉक होके खत्म हो गई कहानी। अब आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के आसमानों को छू जाए तो आप उसकी डॉलर वैल्यू को इंक्रीज ही नहीं करेंगे, डॉलर वैल्यू को इंक्रीज नहीं करेंगे तो कोई एक्सचेंज गेन लॉस का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो याद रखिएगा कि अगर आपने अपने नॉन मॉनेटरी एसेट्स को किस पे रखा हुआ है? कॉस्ट पे रखा हुआ है, तो IS-21 इज नॉट एप्लीकेबल। अगर आपने फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है तो IS-21 एप्लीकेबल होगा। आज की क्लास को सर यहीं पे रखता हूं, अगली क्लास में मैं एक एक करके पिक करूंगा और उसकी अकाउंटिंग सिखाऊंगा। मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।